हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का सिनॉप्सिस लेकर के आ गया। तो वेव ऑप्टिक्स के सिनॉप्सिस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट का पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोलराइजेशन का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन का पार्ट देखेंगे। ओके, चलिए आइए। तो हमारे वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला पार्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहला पार्ट हम लोगों को वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लाइट का नेचर हम लोग क्या मानते हैं, लाइट का नेचर हम लोग वेव मानते हैं, ठीक है ना। न्यूटन साहब क्या मानते थे, न्यूटन साहब मानते थे कि लाइट जो है बेसिकली पार्टिकल है, कॉर्पस्कल्स नाम के पार्टिकल हैं, उनसे लाइट बनी हुई है। लेकिन लाइट का नेचर जो है वेव होता है, इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जो कि क्रिश्चियन हाइगेन की क्या है, थ्योरी है, ठीक है ना। चलिए आइए। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि लाइट को इस चैप्टर में क्या मानेंगे, वेव मानेंगे, पार्टिकल नहीं मानेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का या वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। जनरली c हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई और वेव होगी तो v लिख देते हैं उसके लिए। समझ में आ गया, ये v नहीं है, ये क्या है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा आप लोग जानते हैं वेवलेंथ, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेसिकली बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बेंडिंग को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग एक लॉ को जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बताइए, स्नेल्स लॉ कहता है μ21। μ21 मतलब क्या, अगर ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। μ21 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मैं μ12 लिखता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कैसे लिखते हैं, μ2/μ1। और ये जो आपका μ2/μ1 होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से भागती है। जैसे लाइट एयर में भागती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से, और जब हम लोग उसको ग्लास में दौड़ाएंगे तो लाइट भागती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग मीडियम बदल देंगे तो लाइट की रफ्तार भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्लियर हो गया। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपका म्यू है, ये लाइट की स्पीड के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये ऐसे कह सकते हो आप लोग कि जिस मीडियम का म्यू ज़्यादा होगा उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है ना। तो μ2/μ1 लिखा है ना, तो ये होगा c1/c2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी नजर आ रही होगी। यहाँ μ1 है तो वहाँ c1 है। अब c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्बडा, तो न्यू लैम्बडा 1 डिवाइड बाय न्यू लैम्बडा 2। आप लोग ये चीज़ यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि मैंने फ्रीक्वेंसी को नहीं बदला। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो नहीं बदलती। वेव के लिए, लाइट हो, साउंड हो, कोई भी वेव हो, तो एक चीज़ है जो नहीं बदलती, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो लैम्बडा खत्म हो गया तो बचा आपका, सॉरी न्यू खत्म हो गया तो बचा आपका लैम्बडा, ठीक है ना। तो लैम्बडा 1/λ2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, याद रखने का तरीका भी बता दिया, इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गया। इसके बाद जो है आप कुछ नई चीज़ देखते हैं। जैसे अगर क्या हो जाए कि आपके पास 3 मीडियम आ जाए, ये आपका एयर मीडियम से क्या हो गई, लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, ये कौन सा आपका ग्लास मीडियम, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर मैंने रखा है पानी, ये आपका वाटर मीडियम। तो 3 मीडियम्स है, ए मीडियम, बी मीडियम, सी मीडियम, तो 3 मीडियम्स हैं। तो ये जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी तो फिर से क्या करेगी, फिर से बेंड हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अगर मैं तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी तीनों मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले लिख दिया मैंने, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी आपको समझाया मैंने कि μ21 को कैसे लिखते हैं, μ2/μ1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, देखो ये जो यहाँ पर है वो पहले आएगा, जो यहाँ पर है वो नीचे आएगा, तो ये μb/ क्या होगा, μa मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा बताओ, ये आपका c है, तो ये हो जाएगा μb/ क्या हो जाएगा, μc मल्टीप्लाइड, बताइए ये क्या होगा जल्दी से, ये आपका हो जाएगा μc/ क्या हो जाएगा,
म्यू ए हो जाएगा। समझे, क्लियर हो गया। इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर म्यू सी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद जो है, इसके बाद ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये उल्टा कर दिया हमने, ए विथ रिस्पेक्ट टू फिर बी, फिर बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, फिर सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा म्यू बी, उल्टा कर दिया हमने। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या 1। समझे, क्लियर हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, और उसके बाद क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सी विथ रिस्पेक्ट टू है। अगर तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिर उसके बाद क्या है बी विथ रिस्पेक्ट टू सी और सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। इसके बाद जो है, इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से। तो ये यही चीज़ बेसिकली यहाँ पर समझनी होती है। कहाँ पर, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पार्ट में। एक सेकेंड, खिड़की खोल दें ज़रा। चलिए आइए, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव नंबर के बारे में। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितने आपके नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है, तो न्यू बार होता है, इसका सिंबल होता है 1/λ, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। इसके बाद वेव नंबर के बाद आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को यहाँ पर अभी देखना है उससे पहले ब्रूस्टर्स लॉ से पहले, या ब्रूस्टर्स लॉ पहले करा देता हूँ, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है ना। अब ब्रूस्टर्स लॉ क्या है आइए मैं आपको समझाता हूँ। ब्रूस्टर्स लॉ बेसिकली बात करता है पोलराइज लाइट के बारे में। अगर आप क्या करते हैं, इसको ब्रूस्टर्स लॉ को पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अगर आप क्या करते हैं, कोई ग्लास का स्लैब ले लेते हैं और यहाँ पर अनपोलराइज लाइट आप लोग जानते हैं जिसके अंदर सभी तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट कहते हैं। तो अगर कोई अनपोलराइज लाइट आकर के आप यहाँ पर इंसिडेंट करवाएंगे एक पर्टिकुलर एंगल पे, वो पर्टिकुलर एंगल उसको बोलते हैं पोलराइज एंगल, तो यहाँ से जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, पोलराइज्ड होगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये जो आपका ये वाला एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं आई पी। तो टैनजेंट ऑफ आई पी इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू, यानी बेसिकली अगर आप क्या करेंगे पोलराइजिंग एंगल निकालना चाहते हैं तो टैन इनवर्स ऑफ म्यू निकालिए आप लोग। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके पास जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास है उसका टैन इनवर्स निकाल लो, तो आपको एक एंगल मिलेगा। उस एंगल पे बस क्या करो, अपनी अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करवाओ, तो जो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी ना वो पूरी की पूरी प्लेन पोलराइज होगी। समझे, क्लियर हो गया। तो इतना आसान सा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए भाई, ये भी हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या बच जाता है आपका, इसके बाद आपका बच जाता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट जो है बहुत ईजी है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट आप जैसे साउंड में आप लोग ने पढ़ा, क्या होता है कि जब भी क्या होगा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होगा, बेसिकली रिलेटिव मोशन होगा, तो आपको जो साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। जब वो टुवर्ड जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नज़र आपको सुनाई देगी, और जो अवे जा रहा है तो क्या होगा, कम सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी। सेम वैसे ही लाइट में भी होता है, जब क्या होता है कोई स्टार अर्थ के नज़दीक आ रहा है, तो जो हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, जो स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, वो रेड वाली लाइन के रेड वाले कलर की तरफ शिफ्ट होती है, तो हम लोग उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। जब वो क्या करता है, जब वो दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है तो क्या होता है, वो दूर जा रहा है तो रेड वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो रेड वाले कलर की तरफ शिफ्ट होती है, तो हम लोग उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। और जब वो करीब आता है तो क्या होता है, जब वो करीब आता है तो वो ब्लू वाले जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होती है, तो हम लोग उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। यानी बेसिकली क्या होता है, लाइट का जो आपका सोर्स है, जैसे स्टार है वो अर्थ के करीब आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा दिखाई देगी आपके टेलीस्कोप में या स्पेक्ट्रोमीटर में आप लोग कह लो, अल्टीमेटली वो स्पेक्ट्रोमीटर में ही आना है, ठीक है ना। और अगर वो दूर जा रहा है तो आपको कैसे ही दिखाई देगी, फ्रीक्वेंसी कम दिखाई देगी, ठीक है। तो वही फंडा यहाँ पर भी होता है। तो डॉपलर इफेक्ट का जो यहाँ पर आपका चेंज इन लैम्बडा है, उसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा न्यू बाई सी इज इक्वल्स टू डेल्टा न्यू बाय आपका न्यू नॉट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेवलेंथ का। तो बस बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा आपको सवाल इसके ऊपर नहीं मिलते हैं, तो अपना दिमाग खोटी नहीं करने का इस पर। समझाता हूँ मैं बहुत कुछ समझ सकता हूँ, उस पर पूरा डिराइव भी करा सकता हूँ, रिलेटिविटी वाला पार्ट भी करा सकता हूँ इसमें, लेकिन आपको रिक्वायर्ड ही नहीं,
वो सब नहीं आने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डॉपलर इफेक्ट इतना आपको सफिशिएंट है समझना। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं गया, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक चीज़ रह गई है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, वो मैं आपको बता दूं। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लास्ट स्लैब लेते हैं और यहाँ आप समझ लीजिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, लेज़र लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो लेज़र लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये इसको ऐसे करो, फिर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक मीडियम है समझ लीजिए, यहाँ से मैं लाइट क्या करता हूँ, ऐसे इंसिडेंट कराता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये एयर है और ये अपना ग्लास है। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पर जाने के बाद ऐसे ये बेंड हो जाएगी लाइट। क्यों? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो क्या होगी, लाइट की बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन उसी को कहते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा और एंगल यहाँ पर चेंज करता हूँ। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? एंगल मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले ये एंगल था, मैं ये एंगल कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर दिया। अब क्या होगा, थोड़ा सा और बेंड करेगा। फिर मैंने क्या कर दिया, एंगल और चेंज कर दिया। समझ में आ गया? अभी क्या करेगा, ऐसे ग्रेस करेगा। समझ में आ गया? तो ये जो आपका एंगल है ना, यहाँ पर जो आपका ये एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्रिटिकल एंगल। तो IC कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर आपकी लाइट क्या करती है, ग्रेस करना शुरू कर देती है आपके जो भी इंटरफेस होता है उसके ऊपर। इससे आपने थोड़ा सा भी एंगल यहाँ से क्या कर दिया, बढ़ाया, इसको थोड़ा सा भी टिल्ट किया, अब क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये जो है आपका फंडा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो एंगल जिस पे क्या करे, वो अपने इंटरफेस पे ग्रेस करना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हम लोग को इंटरफेरेंस का पार्ट करना है। क्रिटिकल एंगल में फॉर्मूला याद रख लेना एक बार, IC = साइन इनवर्स ऑफ म्यू होता है। ठीक है, IC = क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। चलो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, यानी अगर जो भी हमारे पास उस मटेरियल का म्यू है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसका साइन इनवर्स निकाल लो तो आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। यानी आपको पता लग जाएगा कि ये एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे तो वो क्या करेगा, सीधा इंटरफेस पे लाइट ग्रेस करेगी। समझ में आ गया? नहीं, ऐसे आगे बढ़ जाएगी, यानी वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी या रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ग्रेस करेगी। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब उसके बाद जैसे आपने एंगल को थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा दिया, अब क्या होगा, अब उसके बाद लाइट वहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बजाय इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना था, उसी में हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल को देख लिया। अब हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन वाले अभी हम लोग क्या करेंगे, फिनोमेना को देखेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज देखेंगे। आइए इसको समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी क्या होती है, दो लाइट वेव्स क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। जब लाइट वेव क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो क्या होता है, लाइट वेव इंटरफेयर करती हैं तो आपको ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे ये वाला सेटअप आप लोगों को याद होगा, YDAC का, सोर्स 1, सोर्स 2, ये आपका क्या है, ये आपका है स्क्रीन। अब यहाँ से क्या होगा, एक सोर्स निकलेगा, यानी लाइट निकलेगी, यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट निकलेगा, यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ कहीं मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे क्या बनेंगे, आपके वेवलेट्स मिलेंगे। तो ये अलग अलग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ब्राइट बैंड बना रहा होगा, कहीं यहाँ पर डार्क बन रहा होगा, कहीं ब्राइट बन रहा होगा, कहीं डार्क बन रहा होगा। तो ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क आपको क्या मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको बैंड्स मिल जाते हैं। तो हम लोगों को क्या याद रखना है, हम लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए याद रखना होता है कि ये ब्राइट बैंड और डार्क बैंड बनने की जो स्क्रीन पे कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन है, वो क्या है। तो उसको आपको याद करके जाना है। बस अपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कंडीशंस को याद करो, अप्लाई करो, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, वो अभी मैं आपको याद करा देता हूँ उसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, चलिए। तो ब्राइट बैंड और डार्क बैंड की क्या कंडीशंस है, देखिए। YDAC सीधा बता ही देता हूँ मैं आपको। तो YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसी से तो शुरुआत हुई है इसकी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें आप लोग जानते हैं, ये सेटअप याद रखना जो आपको मैंने बताया, फिर बताता हूँ क्या सेटअप है। ये इस तरीके से सेटअप है, पूरे चैप्टर में ही आता है। हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का YDAC फेवरेट क्वेश्चन है। JEE मेंस, एडवांस, नीट, CET,
हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता ही है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना YDSC को, ठीक है। ये आपका सोर्स 1, ये आपका सोर्स 2, ये ऐसी वेव्स निकलेंगी, यहाँ जाके कोई पॉइंट पे मिल जाएंगी। यहाँ से सोर्स और आपके स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये आप लोग याद रखना, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, दो सोर्स के बीच के डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहाँ पर आपका सेंटर में क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक का क्या बनेगा, आपका जो डिस्टेंस होगा ब्राइट और डार्क के लिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब कहीं पे स्क्रीन पे ब्राइट बनेगा, कहीं पे डार्क बनेगा, तो उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्राइट बैंड के बारे में बात करते हैं। जब ब्राइट बैंड की हम लोग बात करेंगे तब क्या होगा, ब्राइट बैंड में कंडीशंस क्या है, पाथ डिफरेंस की, फिर कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पाथ डिफरेंस की जो आपकी कंडीशन है, पाथ डिफरेंस की कंडीशन वो क्या है, वो है 2n टाइम्स λ/2। इसका मतलब होता है इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। λ/2 का इवन मल्टीपल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पाथ डिफरेंस क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है। उसके बाद क्या आपका फेज डिफरेंस, आपका फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस इज 2n टाइम्स पाई, 2n पाई, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ क्या आपका पाई, पाई का इवन मल्टीपल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फेज डिफरेंस की कंडीशन कहते हैं ब्राइट बैंड के लिए। तो ब्राइट बैंड की कंडीशन क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ब्राइट बैंड की पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। इसमें n क्या है, n आपका ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, या ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड, या नंबर ऑफ ब्राइट बैंड। आसान भाषा में क्या है, नंबर ऑफ ब्राइट बैंड। जो भी आपका ब्राइट बैंड होगा उसका नंबर है। n इक्वल्स टू 0 क्या करस्पॉन्ड करता है बताओ, n इक्वल्स टू 0 मतलब सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना। जब मैं डार्क के लिए कंडीशन लिखूंगा तो डार्क में याद रखेंगे n इक्वल्स टू 0 नहीं होता, कभी भी 0th डार्क नहीं होता है। ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, इसी को 0 मानेंगे, ये आपका ओरिजिन है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ होगा फर्स्ट डार्क, यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट डार्क। 0th डार्क नहीं होता लेकिन 0th ब्राइट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? पार्ट डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस की कंडीशन हो गई। अब जो है कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इंक भर लेते हैं ज़रा। चलिए, तो अब इसके बाद जो है ये आपको समझा दिया मैंने। अगर हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग ने बेसिकली क्या किया है, हम लोग ने ऐसे सोर्सेस लिए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, ठीक है ना, मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं या हम लोग हेटेरोजीनियस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, उसमें कई सारी वेवलेंथ होंगी, तो जो आपका बैंड बनेगा तो उसमें सेंटर वाला वाइट होगा, बाकी सब क्या होंगे, कलर्ड बैंड होंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात, ये जो आपका यहाँ पर स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट से किसी भी ब्राइट बैंड का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स ब्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स ब्राइट बोलेंगे। तो ये एक्स ब्राइट कोई भी बैंड का, उसका फॉर्मूला है n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, जिसमें n क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हमारा सेंट्रल ब्राइट 0 है और इसी को हम लोग क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, समझे? क्लियर हो गया? तो सेंट्रल ब्राइट से ओरिजिन से किसी भी ब्राइट बैंड का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। ये n क्या है, जिस भी ब्राइट बैंड का आपको डिस्टेंस निकालना है सेंट्रल ब्राइट से, यहाँ पर आप उसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो आपको ब्राइट की कंडीशंस बता दी मैंने। इसी तरीके से डार्क की कंडीशंस बताता हूँ। तो डार्क बैंड की कंडीशंस क्या है, तो डार्क बैंड के लिए कंडीशंस है इसके अंदर, वो है फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस की कंडीशन है 2n-1 पाई, यानी क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ध्यान क्या रखना है, n इसमें 1 से स्टार्ट होगा। n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्यों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, डार्क बैंड में कभी भी 0th डार्क नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो भाई, ये हो गया। इसके बाद आपका पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की जो कंडीशन है वो है आपका 2n-1 λ/2, ठीक है ना। वही ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो ऐसा कि n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है ना। अब क्यों होता है उसके पीछे लॉजिक है, लेकिन अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि सिनॉप्सिस दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, n इक्वल्स टू 0, n कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0th डार्क बैंड डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, चलो भाई ये भी समझा दिया आपको मैंने। इसके बाद जो है, इसके बाद और पॉइंट क्या हो सकते हैं, अच्छा अगर कोई डार्क बैंड हो गया, यहाँ कोई डार्क बैंड आ गया, तो सेंट्रल ब्राइट से किसी भी डार्क बैंड का डिस्टेंस क्या होगा वो लिख देता हूँ मैं। सेंट्रल ब्राइट से किसी भी डार्क बैंड का डिस्टेंस जो होगा उसको बोलेंगे एक्स डार्क। क्या बोलेंगे इसको, एक्स डार्क, यानी डिस्टेंस ऑफ डार्क। उसका फॉर्मूला क्या है, वो है 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2D, ये इसका फॉर्मूला है। n क्या है, n किसी भी डार्क का वैल्यू है जो कि 1 से स्टार्ट होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये डार्क बैंड की कंडीशंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस है और आपको इन सभी को याद करना है। ठीक है, चलो भाई इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है और देखो, आ जाओ। अब जो है तीसरी चीज़ इंटरफेरेंस में देखेंगे कि अगर यहाँ पर आपका पैटर्न मिला, ये आपका ब्राइट बैंड 1 है, ये ब्राइट बैंड 2 है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल एक्स। ये आपका यहाँ पर डार्क बैंड बना, डार्क 1, और यहाँ बना आपका डार्क 2, तो दो डार्क बैंड के डिस्टेंस भी, बीच में डिस्टेंस भी उतना ही होता है, कैपिटल एक्स। उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। तो बैंड विड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ, और ये जो आपका ये क्या होता है, दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्स। इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। बहुत अच्छे से याद कर लो उसको, क्या फॉर्मूला होता है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D स्मॉल d सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, लैम्बडा वेवलेंथ है वो आप लोग को पता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अभी, इसके बाद जो है अभी देखिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल सोर्सेस क्रिएट करते हैं एक सोर्स से ही। हम लोग जानते हैं होता क्या है, हमको लगता है ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है और ये आपका टेलीस्कोप का क्या होता है, उसी को हम लोग स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलो भाई, इसमें जो है वही आपका एक्सपेरिमेंट होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जब वो मैग्नीफाइड इमेजेस होती हैं, जो आपके सोर्सेस होते हैं ना, वर्चुअल सोर्स की जो मैग्नीफाइड इमेजेस होती है, उनमें जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, D1 होता है। और जब डिमिनिश इमेजेस होती है तो क्या होता है, D2 होता है। तो जो आपका डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालना होगा, उसका फॉर्मूला है √of D1 D2। D1 क्या है, वर्चुअल सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस जब वो मैग्नीफाइड फॉर्म में है, और ये जब वो डिमिनिश फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर हो गया। स्मॉल d का ये फॉर्मूला होता है। और निकालते हैं क्या आप लोग, वेवलेंथ निकालते हैं क्या यूज़ करके, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और स्मॉल d क्या होता है बताइए, और ये होता है √of D1 D2। समझे, क्लियर हो गया। इतना बताना इसमें सफिशिएंट है, और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आगे बढ़ते। आगे क्या, अगर हम लोगों को दो यहाँ पर वेव्स आकर के इंटरफेयर कर रही हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोर्सेस का, यहाँ पर सोर्सेस की इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो सोर्सेस की है वो क्या है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, √of I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2, और ये क्या है आपका cos phi। phi क्या है, सोर्सेस के बीच में क्या है आपका फेज डिफरेंस। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये आपका हो जाएगा IR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2, और ये क्या हो जाएगा आपका cos phi। अगर ऐसा हो जाए I1 इक्वल्स टू I2 हो जाए इक्वल्स टू I बोल दूँ मैं, ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जाए, तो IR का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 2I स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2I स्क्वायर, हो जाएगा cos phi। यानी बताओ क्या होगा, 2, ये हो जाएगा आपका 2I स्क्वायर 2I स्क्वायर, 2I स्क्वायर बाहर चले जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस cos phi। ठीक है ना, 1 प्लस cos phi क्या होता है बताओ जल्दी से, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, यानी 4I स्क्वायर cos स्क्वायर phi बाई 2। तो ये फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का कब बनेगा बताओ जल्दी से, कब बनेगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका तब बनेगा, ये इसको हटा दो, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। हाँ, कब बनेगा, रूट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कब बनेगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका तब बनेगा जब दोनों
इंटेंसिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि अगर यहाँ पर दो वेव्स मिल गई, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये क्या हो जाएगा आपका cos phi, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब मैं बताता हूँ वहाँ से रूट मैंने क्यों हटाया। देखो, हमेशा याद रखना i इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, तो जहाँ a स्क्वायर है वहाँ पर क्या लिख सकते हो, i लिख सकते हो। याद करने का तरीका है, तो a स्क्वायर की जगह क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, a स्क्वायर की जगह i, यहाँ पर भी क्या होगा बताओ ज़रा, a स्क्वायर की जगह i1, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी i होगा, गड़बड़ होगी ना, ये भी क्या होगा, i होगा, सही कर लेना उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका i1, ये हो जाएगा i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ i1 i2, अंडर रूट ऑफ क्यों, a स्क्वायर i है तो a क्या होगा, रूट i होगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला सही है जो अभी लिखा हुआ है, ये वाला इसका सही फॉर्मूला है, उसको सही कर लेते हैं, करेक्ट कर लेता हूँ मैं फॉर्मूले को। क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 i2 cos phi। कभी अगर भूल जाओ तो इससे याद रख लेना इसको, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो भाई। अब अगर क्या करना, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हो जाएगा 2i प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। क्यों, i और i क्या होगा, i स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो i हो जाएगा cos phi, 2i कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा cos phi आ जाएगा। अब बराबर जा रहे, अब क्या हो जाएगा बताओ, 2i और 1 प्लस cos phi क्या होगा, 2 cos स्क्वायर phi बाय 2, तो कितना हो जाएगा 4i cos स्क्वायर phi बाय 2। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगा, ये इसका सही फॉर्मूला है, समझे। वहाँ शायद मिस्टेक हो गई थी, शायद क्या हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। चलो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता दिया और ये भी समझा दिया इसको लिखते कैसे, ठीक है। आई मैक्सिमम आई मिनिमम का फॉर्मूला वो भी बता देता हूँ। I maximum is equals to k times a1 plus a2 the whole square. I minimum is k times a1 minus a2 the whole square। दोनों को डिवाइड कर दो, k और k कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बताओ, I maximum डिवाइड बाय क्या होगा, I minimum is equals to क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐसे a1 plus a2 अपॉन a1 minus a2 the whole square। ये अपना बन गया दोनों का रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये भी आपको मैंने बता दिया है, कुछ रह तो नहीं गया, आइए चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ रहेगी, ये मुझे याद आया। इसके बाद अभी क्या है, इसके बाद जो है ये जो आपका सेटअप है, इस सेटअप में ये सोर्स आपका 1 है, ये सोर्स आपका 2 है, ठीक है ना। यहाँ से वेव निकली, यहाँ से भी वेव निकली। अब अगर एक भी स्लैब के, एक भी सोर्स के सामने हमने कोई ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है ना, या कोई भी अपन ने शीट रख दी कोई भी मटेरियल का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो सेंट्रल ब्राइट है या जो पूरा पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। कितना, ये सेंट्रल ब्राइट जो पहले यहाँ था आपका यहाँ आ जाएगा, समझ आ गया। ऊपर वाले की तरफ रखोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे वाले पे रखोगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। दोनों सेम थिकनेस का, दोनों ऊपर नीचे रख दे तो कहीं शिफ्ट नहीं होगा। तो जैसे ही तुमने एक ये आपने क्या कर दिया, कोई शीट रख दी, तो ये पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका सेंट्रल ब्राइट है ये कहाँ चले जाएगा, इधर कहीं चले जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। तो अब जो है इसमें कितनी शिफ्टिंग हुई है, फ्रिंज शिफ्ट क्या है, क्या कहते हैं इसको, फ्रिंज शिफ्ट। तो जो आपका फ्रिंज शिफ्ट हुआ है वो क्या हुआ है, कितना हुआ है, तो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला है, फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना। और कैपिटल एक्स क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाय लैम्बडा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स बाय लैम्बडा म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आपके फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला है। समझ आई बात। ओहो, बारिश शुरू हो गई। चलो, ये भी बता दिया आप लोगों को मैंने फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। तो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा क्या, आइए इसको देख लेते हैं। बच तो नहीं गया कुछ। हाँ, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन का पार्ट रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ही है इसके फॉर्मूलेस। सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन में जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमम से, आप लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से सेटअप होता है ये,
ठीक है, इसमें कहीं यहाँ कहीं बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम से आपका जो फर्स्ट मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमम उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1 इज इक्वल टू डी लैम्बडा बाई ए। यहाँ से यहाँ तक का जो स्लिट का विड्थ है वो क्या है, ए है, ये एफ लैम्बडा बाई ए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना ये डी है, और डी जो है वो लेंथ यहाँ लगी होती है, इसकी फोकल लेंथ के बराबर होता है, तो एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये भी याद रखिए, जितना आपको लिख करके दे रहा हूँ सब याद रख के जाओ। तो 2y1 तो क्या होगा, 2 कैपिटल डी लैम्बडा बाई ए इज इक्वल टू 2f लैम्बडा डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। इसके बाद nth मैक्सिमम का अगर डिस्टेंस निकालना है सेंटर से तो क्या फॉर्मूला है, तो अगर हम लोगों को nth मैक्सिमम का डिस्टेंस निकालना है, यानी x ब्राइट का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या है, n लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और डार्क का डिस्टेंस निकालना है तो 2n + 1 डिवाइड 2n + 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न का आप लोग चीज़ें याद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वैसे ही पैटर्न मिलता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, बाकी इंटेंसिटी क्या होगी दोनों साइड पे कम होती जाएगी। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जा करके मेरा डायफ्रैक्शन का आप लोग ट्रेलर देख लो, या स्टार्टिंग का जो मैंने 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया है, स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और फॉर्मूले याद करके जाओ तो ये सारी चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। जो CET वाले हैं उसमें तो वो सब निकाल दिया है, टेलीस्कोप वगैरह, और अगर है भी तो सिर्फ उसका रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद करके जाना, उससे ज़्यादा और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, 1.22 लैम्बडा डिवाइड बाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उसके फॉर्मूलेज है, इक्का दुक्का फॉर्मूले उसको याद कर लेना। तो यहाँ पर आपका ये सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाता है वेव ऑप्टिक्स का। पूरे फॉर्मूलेज मैंने कवर कर दिए हैं, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो मेरा नाम है आमिर शेख, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।